नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं यूआई यूएक्स डिज़ाइन की दुनिया के एक ऐसे हिस्से की जो अक्सर नज़र तो आता है लेकिन शायद पूरी तरह समझा नहीं जाता, वायर फ्रेम्स। आपने वो डिज़ाइन पोर्टफोलियो में ग्रे स्केल स्क्रीन ज़रूर देखी होंगी, है ना? पर सवाल यह है कि क्या हम जानते हैं कि इनका असली काम क्या है? ये सिर्फ खाली बक्से हैं या कुछ और? तो हमने सोचा कि इस पर बात की जाए। हमने कुछ विशेषज्ञ स्रोतों, कुछ आर्टिकल्स और नोट्स को देखा है ताकि वायर फ्रेम्स के बारे में जो आम गलतफहमियां हैं उनको थोड़ा दूर किया जा सके और इनकी सही भूमिका समझी जा सके। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, लोग इन्हें बस पोर्टफोलियो सजाने का सामान मान लेते हैं, लेकिन इनकी अहमियत शायद उससे कहीं ज्यादा गहरी है। तो चलिए इस विषय की परतें खोलते हैं, पता लगाते हैं कि वायर फ्रेम असल में क्या है, क्या नहीं है और क्यों इनको सिर्फ एक चेकलिस्ट आइटम समझना एक बड़ी भूल हो सकती है। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरू करते हैं, आखिर ये वायर फ्रेम होता क्या है? मतलब कैसे समझाएंगे इसे? वायर फ्रेम, देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो आपके डिजाइन का एक शुरुआती लो फिडेलिटी, मतलब कम डिटेल वाला एक निरूपण है। हम्म। इसे आप ऐसे समझे जैसे किसी बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट होता है ना। हाँ हाँ, ब्लूप्रिंट। हाँ, तो जैसे ब्लूप्रिंट दिखाता है कि दीवारें कहाँ होंगी, कमरे कैसे जुड़ेंगे, दरवाजे खिड़कियां कहाँ लगेंगे, मगर ये नहीं बताता कि दीवारों का रंग क्या होगा या पर्दों का डिजाइन कैसा होगा। बिल्कुल। ठीक वैसे ही वायर फ्रेम स्क्रीन की जो बनावट है, मतलब स्ट्रक्चर, लेआउट और मुख्य कंटेंट कहाँ कहाँ आएगा, उसकी जगह तय करता है। ये दिखाता है कि भाई स्क्रीन पर कौन सी जानकारी कहाँ रखी जाएगी, उनका आपस में क्या रिश्ता होगा और यूजर का जो सफर है वो कैसा दिखेगा। लेकिन ये विजुअल डिजाइन, जैसे रंग, कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल होगा या असली तस्वीरें, इन सब पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। ये बस फंक्शन और जगह की प्लानिंग है। अच्छा, तो मतलब ये फाइनल दिखने वाले ऐप या वेबसाइट का पहला कच्चा रूप नहीं है? क्योंकि अक्सर तो लोग इसे यही समझ लेते हैं, एक तरह का शुरुआती डिजाइन। नहीं नहीं, ये अंतिम उत्पाद का कच्चा रूप बिल्कुल नहीं है। और ना ही ये वो चीज है जो केस स्टडी में सिर्फ इसलिए डाल दी कि भाई प्रोसेस पूरा दिखाना है या रिक्रूटर को लगे कि हाँ सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं। इसका असली मकसद डिजाइन की सोच को दिशा देना है, उसे साफ करना है। ये खुद एक सोचने का टूल है, ना कि सिर्फ प्रक्रिया का एक हिस्सा। और एक और बात जो मैंने देखी है, कई बार लगता है कि लोग फाइनल यूआई को बस ग्रे स्केल कर देते हैं और कहते हैं ये वायर फ्रेम है। फिग्मा जैसे टूल्स में रंग हटा दिए, बस हो गया। ये भी गलत है। हाँ, ये बहुत बहुत आम गलतफहमी है। देखिए, दिखने में शायद वो ग्रे स्केल स्क्रीन वायरफ्रेम जैसी लग सकती है, बिल्कुल। हाँ, लगती तो है। पर अगर उसे बनाने के पीछे की सोच सिर्फ रंग हटाना थी, मतलब आपने पहले पूरा सुंदर यूआई बना लिया और फिर रंग हटाए, तो वो असल में वायरफ्रेम का जो असली उद्देश्य है उसे पूरा नहीं कर रही। वायरफ्रेम का काम है विचारों को साफ करना, स्ट्रक्चर पर फीडबैक लेना, डिजाइन के लॉजिक को पक्का करना, सिर्फ सुंदरता कम करना नहीं। तो वो जो इरादा है ना, वो महत्वपूर्ण है। अगर आपने संरचना पर पहले सोचा ही नहीं, तो सिर्फ रंग हटाने से वो वायरफ्रेम कैसे बन गया? ये तो एक तरह से प्रक्रिया को धोखा देना हुआ। पता है, इस बातचीत से मुझे स्कूल के दिन याद आ रहे हैं, जब मैथ्स या फिजिक्स के मुश्किल सवाल हल करने होते थे तो हम एक रफ शीट इस्तेमाल करते थे। याद है? हाँ हाँ, बिल्कुल, रफ काम के लिए। हाँ, उस पर हम सारा हिसाब किताब करते थे, डायग्राम बनाते थे, अलग अलग तरीके ट्राई करते थे, खूब काट पीट करते थे। तो क्या वायर फ्रेम कुछ वैसा ही है डिजाइन की दुनिया में, एक रफ शीट जैसा? अरे वाह, ये तो बेहतरीन तुलना है, बहुत सटीक। वायर फ्रेम बिल्कुल डिजाइन की रफ शीट की तरह ही हैं। वो आपके विचारों के लिए एक स्क्रैच पैड जैसे हैं, जहां आप जल्दी जल्दी आइडिया स्केच करते हैं, लेआउट के साथ खेलते हैं और चीजों को जमाने के अलग अलग तरीके आजमाते हैं। बिल्कुल वही रफ काम। तो इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआती वायरफ्रेम असल में गंदे, थोड़े अव्यवस्थित, यहाँ तक कि भद्दे भी हो सकते हैं। मतलब जैसे व्हाइट बोर्ड पर जल्दी में कुछ लकीरें खींच दी या किसी नैपकिन के पीछे ही कुछ बना लिया। बिल्कुल हो सकते हैं, और अक्सर होते भी हैं। शुरुआती वायरफ्रेम ज्यादातर तेज, गंदे और देखने में शायद उतने साफ सुथरे ना हों, जैसे पेंसिल स्केच हो गए, व्हाइट बोर्ड पर बनाए गए डायग्राम्स या बहुत ही बेसिक डिजिटल बॉक्सेस। उनकी कीमत उनकी सुंदरता में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि वो सोच को कितना साफ करते हैं। असल में आप पाएंगे कि जिन वायरफ्रेम्स पर सबसे गहरी और काम की चर्चा होती है, वो अक्सर सबसे ज्यादा मैसी दिखते हैं। अच्छा, मेसी कैसे? मतलब उन पर नोट्स लिखे होंगे, चीजें काटी हुई होंगी, टेढ़े मेढ़े तीर के निशान बने होंगे जो फ्लो दिखा रहे होंगे, कई सवालिया निशान लगे होंगे, हर तरह की गड़बड़ दिख सकती है। और यही तो इसका सार है,
क्योंकि हम इंसान सोचते कैसे हैं। हमारी सोच कोई सीधी लकीर तो है नहीं, वो अक्सर थोड़ी बिखरी भी होती है। हम एक आइडिया से दूसरे पर कूदते हैं, चीज़ों को जोड़ते घटाते हैं। वायर फ्रेम इसी कुदरती सोच की प्रक्रिया को जगह देता है। उसे जितना चाहे अव्यवस्थित होने दें, रफ काम करें, लेकिन इस पूरी मशक्कत के अंत में आपके विचार और डिज़ाइन की दिशा साफ और स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। तो ये सब विचारों को साफ करने और उन्हें एक ढांचा देने के बारे में है, ना कि कोई सुंदर सी प्रेजेंटेशन बनाने के बारे में। और इसी रफ काम में, इसी उधेड़बुन में अक्सर बेहतरीन समाधान छिपे होते हैं, क्योंकि यहाँ आप बिना किसी दबाव के आइडियाज़ को बहने देते हैं। यहीं पर हम वो जो कहते हैं ना इटरेशंस, यानी अलग अलग आइडियाज़ को तेजी से परखना, वो करते हैं। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है कि यहाँ गंदापन या मैसी होना अच्छा माना जा रहा है। अच्छा, अब एक और सवाल। वायर फ्रेम्स में अक्सर हम देखते हैं कि टेक्स्ट या आइकन की जगह सिर्फ बड़े बड़े डिब्बे, मतलब बॉक्सेस बने होते हैं। वो इतने खाली और अधूरे क्यों लगते हैं? इसका एक बहुत खास कारण है। ये जो बड़े खाली बक्से हैं ना, ये आपको मजबूर करते हैं कि आप पहले बड़ी और ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान दें, यानी मैक्रो लेवल पर सोचें, ना कि छोटी छोटी डिटेल्स यानी माइक्रो लेवल पर। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप अपना लिविंग रूम सजा रहे हैं। ठीक है। हाँ। तो क्या आप सबसे पहले ये तय करेंगे कि कॉफ़ी टेबल पर कौन सा फूलदान रखना है? छोटा सा? शायद नहीं। पहले आप कमरे का लेआउट देखेंगे, फिर सबसे बड़ी और ज़रूरी चीज़ें जमाएंगे। सोफ़ा कहाँ जाएगा, टीवी यूनिट कहाँ फिट होगी, शायद एक डाइनिंग टेबल या बुक शेल्फ है तो वो कहाँ आएगी। जब ये बड़ी चीज़ें अपनी जगह पर आ जाती हैं, तब आप देखते हैं कि अच्छा, बीच में कितनी जगह बची है। उस बची हुई जगह के आधार पर आप सोचते हैं कि हाँ, यहाँ एक ठीक-ठाक साइज़ की कॉफ़ी टेबल आ सकती है। हाँ, सही है। और अगर फिर भी जगह है, तो शायद उस टेबल पर वो फूलदान भी रख सकते हैं जिसकी आप सोच रहे थे। वायर फ्रेम में ये जो बड़े बक्से होते हैं ना, ये बिल्कुल सोफे और टीवी की तरह हैं। ये मुख्य कंटेंट एरिया, नेविगेशन बार या बड़े एक्शन बटन जैसी चीज़ों को दर्शाते हैं। पहले बड़ी चीज़ें। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है। हाँ। अगर कोई फूलदान से ही शुरू करे तो क्या दिक्कत है? मान लीजिए किसी को एक बहुत ही सुंदर, एकदम परफेक्ट फूलदान मिल गया और वो सोचता है कि मैं सब कुछ इसी के हिसाब से प्लान करूंगा। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। सोचिए, आपने वो परफेक्ट फूलदान चुन लिया। अब आप उसके रंग, साइज और स्टाइल से मैच करती हुई कॉफ़ी टेबल ढूंढते हैं। मिल गई। फिर आप उन दोनों को कमरे के किसी बढ़िया से कोने में रख देते हैं। और फिर अचानक आपको एहसास होता है कि अरे, अब कमरे में मेरे उस पसंदीदा बड़े वाले सोफे के लिए तो जगह ही नहीं बची। ओह हाँ, ये तो गड़बड़ हो गई। जी बिल्कुल, ये गंभीर समस्या है, क्योंकि लिविंग रूम में शायद सोफा उस फूलदान या कॉफ़ी टेबल से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है ना? यहाँ हुआ क्या, एक छोटी कम ज़रूरी चीज़, यानी फूलदान पर पहले ध्यान देने से आपने कमरे का जो मुख्य उद्देश्य था, आराम से बैठना, मेहमानों को बिठाना, उसी से समझौता कर लिया। डिज़ाइन में भी ठीक यही होता है। जब आप पूरा लेआउट, यूज़र का फ्लो और जानकारी का जो क्रम है, मतलब हायरार्की, उसको समझे बिना छोटे छोटे यूआई एलिमेंट्स पर फोकस करने लगते हैं, जैसे किसी आइकन का स्टाइल क्या होगा या बटन पर क्या टेक्स्ट लिखा जाएगा, तो आप एक ऐसी दिशा में जा सकते हैं जहां यूज़र की मुख्य ज़रूरतें या बिजनेस के लक्ष्य पीछे छूट जाएं। वायर फ्रेम अपने उन बड़े बोल्ड बक्सों के साथ आपको मजबूर करते हैं कि पहले आप स्ट्रक्चर, प्राथमिकता और स्पेस का बंटवारा सही करें, ताकि बाकी छोटी चीज़ें अपनी सही जगह पर आराम से फिट हो सकें। ये पक्का करता है कि आप नींव मजबूत बना रहे हैं। ठीक है, समझ गए। स्ट्रक्चर पहले। लेकिन ये इतने बोरिंग क्यों दिखते हैं? मतलब सिर्फ ग्रे रंग ही क्यों? थोड़ी रंगीनियत डाल दें तो क्या सच में इतना फर्क पड़ जाएगा? यहाँ पर ना एक मनोविज्ञान का पहलू भी काम करता है। देखिए, जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में होते हैं, जब आप चीज़ों को सुलझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो सुंदरता या जो विजुअल अपील है, वो एक भटकाव बन सकते हैं। आकर्षक रंग, सुंदर टाइपोग्राफी, एकदम परफेक्ट आइकॉन, ये सब मिलकर आपके दिमाग को ये सिग्नल दे सकते हैं कि भाई डिज़ाइन तो सही लग रहा है, पूरा लग रहा है, भले ही उसकी बुनियाद में, यानी उसके लेआउट, फ्लो या फंक्शन में कोई गड़बड़ी हो। अच्छा, ऐसा भी होता है? ग्रे, मोनोक्रोम या बहुत ही कम रंगों वाले वायर फ्रेम इस भ्रम को दूर करते हैं। वो जानबूझकर वो जो एस्थेटिक अपील है उसे हटा देते हैं, ताकि आपका और आपकी टीम का पूरा ध्यान उस चीज पर रहे जो उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या ये लेआउट काम कर रहा है? क्या यूजर आसानी से यहां से वहां जा पाएगा? क्या जानकारी सही तरीके से रखी गई है? ये आपको फंक्शन, स्ट्रक्चर और फ्लो पर एकदम निर्मम फोकस बनाए रखने में मदद करता है, बिना भटके। ओह,
तो मतलब ये हुआ कि अपने डिजाइन से बहुत जल्दी प्यार हो जाना सिर्फ उसके दिखने की वजह से खतरनाक हो सकता है। ये कुछ वैसा ही हो गया जैसे किसी से सिर्फ इसलिए शादी कर ली क्योंकि उसके जूते बहुत अच्छे थे, बिना ये जाने कि वो इंसान कैसा है। हाँ हाँ बिल्कुल। ये एक बहुत सटीक एनालॉजी है। वायर फ्रेम आपको उस शुरुआती ऊपरी आकर्षण से बचाता है और आपको डिज़ाइन के असली कैरेक्टर पर यानी उसकी फंक्शनैलिटी और यूजिबिलिटी पर फोकस करने में मदद करता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव रहने में यानी निष्पक्ष रहने में और ज़रूरी बदलाव करने के लिए ज़्यादा खुला रखता है, क्योंकि आपने अभी तक उसमें इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया होता, खासकर उसके लुक्स को लेकर। हमने रफ स्केच की बात की और फिर इन ग्रे बॉक्सेस वाले डिजिटल वायर फ्रेम्स की। तो क्या वायर फ्रेम्स सिर्फ इन दो टाइप के होते हैं या इनके और भी प्रकार या लेवल होते हैं, मतलब डिटेल के हिसाब से? हाँ बिल्कुल। वायर फ्रेम जो हैं वो फिडेलिटी यानी विस्तार के अलग अलग स्तरों पर मौजूद हो सकते हैं। सबसे निचले लेवल पर होते हैं लो फिडेलिटी वायर फ्रेम। लो फिडेलिटी। हाँ, जैसे कि पेंसिल स्केच हो गए, पोस्ट-इट नोट्स पे बने छोटे-छोटे डायग्राम्स या व्हाइट बोर्ड पर खींची गई लकीरें। ये बहुत शुरुआती तेज विचारों को पकड़ने और उन पर फटाफट चर्चा करने के लिए बेहतरीन होते हैं। इनमें कोई खास डिटेल नहीं होती, बस मोटा-मोटा आइडिया होता है। फिर आते हैं मिड फिडेलिटी वायर फ्रेम्स। ये ज़्यादातर डिजिटल टूल जैसे कि फिग्मा, स्केच या एडोबी एक्सडी में बनाए जाते हैं। इनमें आमतौर पर ग्रे और सफ़ेद रंग का इस्तेमाल होता है, लेआउट थोड़ा ज़्यादा साफ होता है और कभी-कभी प्लेस होल्डर टेक्स्ट जैसे वो लॉरम इप्सम होता है ना, हाँ हाँ। और शायद ये बेसिक से आइकन भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये तब बनाए जाते हैं जब शुरुआती आइडियाज़ में थोड़ी स्पष्टता और संरचना आ जाती है और उन्हें टीम के साथ थोड़ा और डिटेल में शेयर करने की ज़रूरत होती है। और हाँ, कभी-कभी हाई फिडेलिटी वायर फ्रेम की भी बात होती है। हालांकि ये टर्म थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। इनमें ज़्यादा डिटेल हो सकती है, जैसे शायद असली टेक्स्ट या कंटेंट के कुछ नमूने, लेकिन फिर भी वो विजुअल डिज़ाइन पर फोकस नहीं करते। पर जैसे-जैसे डिटेल बढ़ती है, वो प्रोटोटाइप के नज़दीक पहुंचने लगते हैं। और शायद यही मिड फिडेलिटी वाले डिजिटल वायरफ्रेम हैं जिनका सबसे ज़्यादा गलत इस्तेमाल होता है। जैसा हमने पहले भी जिक्र किया था कि लोग इन्हें अपनी केस स्टडी में सिर्फ इसलिए डाल देते हैं क्योंकि ये दिखने में प्रोफेशनल या डिज़ाइन वाला काम लगता है, बिना ये बताए कि इससे हासिल क्या हुआ। बिल्कुल सही पकड़ा। इन्हें अक्सर बस प्रक्रिया का एक ज़रूरी कदम दिखाकर खाना पूर्ति कर दी जाती है, ये बताए बिना कि ये क्यों बनाए गए, इनसे क्या सीखा गया या इन्होंने डिज़ाइन के फैसलों को कैसे प्रभावित किया। जो चीज़ किसी डिज़ाइन आर्टिफैक्ट को वाया फ्रेम बनाती है, वो सिर्फ उसका रूप नहीं है कि वो ग्रे है या फिग्मा में बना है, बल्कि उसके पीछे का इरादा है। क्या इरादा संरचना, लेआउट और तर्क को खोजना था? अगर हाँ, तो वो वाया फ्रेम है। अगर इरादा सिर्फ फाइनल यूआई को रंगहीन बनाना था, तो वो वाया फ्रेम नहीं है, वो बस एक ग्रे यूआई है। तो फिर अगर किसी को अपनी केस स्टडी या पोर्टफोलियो में वायर फ्रेम दिखानी है, तो इसका सही और असरदार तरीका क्या है? मतलब सिर्फ दिखाने के लिए डालने से कैसे बचें? देखिए, सबसे ज़रूरी बात है सिर्फ स्क्रीनशॉट डालने से बचें। उन्हें ऐसे इस्तेमाल करें जैसे वो आपकी सोच और फैसले लेने की कहानी सुना रहे हों। बताएं कि आपने ये खास लेआउट क्यों चुना और कौन से विकल्प थे जिन पर विचार किया था और उन्हें क्यों छोड़ा, क्या वजह थी। जो मुख्य इटरेशंस हैं, मतलब जो बदलाव या सुधार किए, उन्हें हाईलाइट करें। शायद आप 2-3 अलग-अलग लेआउट के वायर फ्रेम दिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि आपने फाइनल वाले को क्यों चुना। हो सकता है यूज़र की ज़रूरत के हिसाब से या किसी टेक्निकल लिमिटेशन की वजह से। अगर किसी खास वायर फ्रेम ने कोई मुश्किल यूज़र प्रॉब्लम सुलझाने में मदद की या किसी स्टेक होल्डर को कोई कॉन्सेप्ट समझाने में मदद मिली, तो उस कहानी को बताएं। और एक बहुत अच्छी चीज़ है वायर फ्रेम के साथ एनोटेशन, यानी छोटे-छोटे नोट्स जोड़ना। ये आपके तर्क को साफ करने में बहुत मदद करता है। अच्छा, मतलब सिर्फ ग्रे स्क्रीनों का झुंड फेंक देने से काम नहीं चलेगा। पूरा कॉन्टेक्स्ट देना होगा, बताना होगा कि ये क्यों बनाए, इनसे क्या सीखा और इन्होंने फाइनल डिजाइन को बनाने में क्या रोल निभाया। एक कहानी सुनानी होगी। बिल्कुल सटीक कहा, कहानी सुनानी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण सलाह शायद यही है, केवल वही वायर फ्रेम शामिल करें जो आपकी डिज़ाइन की कहानी में सच में कोई वैल्यू ऐड करते हैं। सब कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें आपकी कहानी को सपोर्ट करना चाहिए, उसे मजबूत बनाना चाहिए। सिर्फ एक फॉर्मेलिटी या चेक बॉक्स टिक करने के लिए वहां नहीं होना चाहिए। या क्वालिटी क्वांटिटी से ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ एक और बड़ी गलती पर बात करनी चाहिए मुझे लगता है। ये मैंने सिर्फ नए डिजाइनरों को नहीं बल्कि कभी-कभी अनुभवी लोगों को भी करते देखा है। वो है वायर फ्रेम से बने प्रोटोटाइप का इस्तेमाल करके यूजर टेस्टिंग करना। ये तरीका क्यों गलत माना जाता है? इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और एक आम कन्फ्यूजन भी है।
देखिए, प्रोटोटाइप बनाने का एक मकसद ये होता है कि वो जल्दी बन जाएं ताकि हम जल्दी फीडबैक ले सकें, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन जल्दी का मतलब ये नहीं कि वो इतने अधूरे या इतने एब्स्ट्रैक्ट हों कि असली यूजर उन्हें समझ ही ना सकें। प्रोटोटाइप का काम होता है असली प्रोडक्ट का जो अनुभव है उसका एक नज़दीकी एहसास देना। वायरफ्रेम, जैसा हमने इतनी देर बात की, वो डिज़ाइन के कंकाल की तरह होते हैं। उनमें मांस नहीं होता, मतलब विजुअल डिटेल, असली कंटेंट नहीं होता। और सच्चाई ये है कि ज़्यादातर आम यूज़र, जो आपके असली एंड यूज़र हैं, वो कंकालों से बात करने या उनसे कोई काम पूरा करवाने के आदी नहीं होते हैं। हाँ, हाँ, कंकाल से बात करना। हाँ, वो असली दिखने वाले इंटरफेस के साथ इंटरैक्ट करने के अभ्यस्त हैं। ये दिलचस्प नजरिया है। तो अगर हम किसी असली यूजर को, मान लीजिए आपकी दादी को, वायरफ्रेम वाला प्रोटोटाइप देकर कहते हैं कि इस पर ये टास्क पूरा करके दिखाओ, तो असल में होता क्या है? क्या हमें कोई फीडबैक नहीं मिलता? नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फीडबैक नहीं मिलेगा। मिलेगा, लेकिन उस फीडबैक की जो क्वालिटी है और उसकी जो विश्वसनीयता है, वो शक के दायरे में होगी। यूजर शायद क्लिक करेंगे, कुछ बोलेंगे भी, लेकिन आप ये पक्के तौर पर नहीं जान पाएंगे कि उनकी जो उलझन है या हिचकिचाहट है, वो डिज़ाइन के असली फ्लो या फंक्शन की समस्या की वजह से है, या सिर्फ इसलिए कि वो स्क्रीन पर सिर्फ खाली बक्से और ग्रे लाइनों को देखकर कंफ्यूज हो रहे हैं। वो एक अपरिचित, अधूरे और बनावटी दिखने वाले इंटरफेस पर प्रतिक्रिया दे रहे होंगे। समझ रहे हैं? हाँ, समझ रही हूँ। तो यूजर टेस्टिंग के लिए वायरफ्रेम का इस्तेमाल करना कुछ ऐसा है जैसे आप किसी अजनबी से मिलने के लिए कंकाल भेज दें और फिर उसकी प्रतिक्रिया नोट करें। आप असली इंटरैक्शन या अनुभव का परीक्षण नहीं कर रहे हैं, आप शायद उन्हें डरा रहे हैं या कम से कम कंफ्यूज तो कर ही रहे हैं। और इससे जो डेटा मिलेगा वो आपको गुमराह कर सकता है और आप शायद गलत डिजाइन निर्णय ले बैठे। किसके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है? अगर असली यूजर टेस्टिंग के लिए नहीं, तो इनका सही इस्तेमाल कहाँ और किसके साथ होता है? वायरफ्रेम्स जो हैं वो इंटरनल विचार विमर्श के लिए, प्लानिंग के लिए और टीम के अंदर फीडबैक लेने के लिए असाधारण रूप से शक्तिशाली टूल्स हैं। आपकी अपनी टीम, जिसमें प्रोडक्ट मैनेजर हो सकते हैं, दूसरे डिज़ाइनर, इंजीनियर और कभी-कभी स्टेक होल्डर्स की, वो वायरफ्रेम की भाषा को समझते हैं। उन्हें पता है कि ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है और वो स्ट्रक्चर, फ्लो और लॉजिक पर ध्यान दे सकते हैं। ये इंटरनल अलाइनमेंट यानी टीम को एक पेज पर लाने के लिए बहुत अच्छा है। इंजीनियरों के लिए वायरफ्रेम उन्हें जल्दी बता सकते हैं कि अच्छा कौन से कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे, डेटा की क्या ज़रूरतें होंगी, कोई टेक्निकल मुश्किल तो नहीं आएगी। प्रोडक्ट मैनेजर्स के लिए ये पक्का करता है कि मुख्य फीचर्स और यूज़र फ्लो सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन जब बात असली उपयोगकर्ताओं से सीधे फीडबैक लेने की आती है, तो आपको उन्हें कुछ ऐसा दिखाने की ज़रूरत होती है जो फाइनल प्रोडक्ट के अनुभव के ज़्यादा करीब हो। मतलब एक हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप जिसमें असली जैसे विजुअल्स और कंटेंट हो, तभी आपको वास्तविक, ईमानदार और काम की अंतर्दृष्टि मिलती है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? अगर हमें कुछ मुख्य बातें याद रखनी हो वायरफ्रेम्स के बारे में, तो वो क्या होंगी? संक्षेप में कहें तो हमने ये समझा कि वायरफ्रेम सिर्फ ग्रे स्क्रीन नहीं है, वो सोचने और बातचीत करने के, मतलब संवाद करने के शक्तिशाली उपकरण हैं। वे डिज़ाइन के ब्लूप्रिंट हैं जो सुंदरता से पहले संरचना, लेआउट और फंक्शन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे रफ स्केच से लेकर मिड फिडेलिटी डिजिटल लेआउट तक कई रूपों में आ सकते हैं, लेकिन उनका इरादा हमेशा सोच में स्पष्टता लाना होता है। और ये भी कि पोर्टफोलियो में उनका संदर्भ और उनके पीछे की कहानी महत्वपूर्ण है, सिर्फ उनका दिखना नहीं। और शायद सबसे जरूरी बात जो कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं कि वे आंतरिक टीम कम्युनिकेशन और प्लानिंग के लिए बेहतरीन है, लेकिन आमतौर पर असली यूजर टेस्टिंग के लिए उतने सही नहीं है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार शायद छोड़ा जा सकता है जिस पर लोग सोच सकें। वायर फ्रेमिंग सिर्फ डिजाइन प्रक्रिया का एक कदम नहीं है, ये एक मानसिकता है, एक सोच का तरीका है। ये पहले संरचना फिर विवरण वाला नजरिया है। जरा सोचिए, ये मानसिकता सिर्फ यूआई यूएक्स डिजाइन में ही नहीं बल्कि जिंदगी के दूसरे प्रॉब्लम सॉल्विंग एरियाज में कैसे लागू हो सकती है। अच्छा, जैसे कि जैसे मान लीजिए आप एक लेख लिख रहे हैं या कोई इवेंट प्लान कर रहे हैं या कोई बिजनेस स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। क्या वहां भी पहले बड़ी रूपरेखा और मुख्य ढांचे को सही करना और फिर छोटी छोटी डिटेल्स में जाना ज्यादा असरदार नहीं होगा? ये बड़े पैमाने पर सोचने और फिर उसे रिफाइन करने का एक तरीका है। इस पर सोचा जा सकता है। वाह, ये तो बहुत ही विचार करने लायक बिंदु है। इसी ख्याल के साथ वायर फ्रेम्स पर हमारी आज की ये जो बातचीत थी, इसे यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है इस चर्चा से कुछ नई जानकारी और सोचने के लिए एक नया नजरिया मिला होगा।